हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज करेंगे अपन रीजनिंग का मॉक टेस्ट 3। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है MPSI मेंस वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम करते हैं रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। सभी बच्चों को जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए आपको पहले ट्राई करना है सॉल्व करने के, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। ये आपके सामने एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। 3 का जो 24 से जो रिलेशन बना है वही हमें 5 का आगे बनाना है। तो 3 से 24 कैसे बनी। एक तो तरीका हो सकता है कि 3 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने 24 आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़, क्या 5 में भी 8 का मल्टीप्लाई करके 40 आ रहा है? क्या हमारे ऑप्शन में कहीं है? आप कहेंगे नहीं है, ये तो 120, 123, 122, 124 के करीब है। तो जब भी आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन दिखे, आप ध्यान देना कि हम देख पा रहे हैं कि 24 3 का क्यूब करने के आसपास है। मतलब हम जानते हैं कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। उसी प्रकार 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन है वो भी 125 के आसपास है कहीं ना कहीं, और 24 भी आपका क्या है, 27 के आसपास है। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि कैसे ये रिलेशन बन रहा है। चलिए देखो, 3 का क्यूब क्या होता है। 3 का क्यूब होता है बच्चों आपका 27 में से यदि मैं 3 माइनस कर दूं तो आप कहेंगे 24 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब हमने 3 के क्यूब में से 3 माइनस कर दिया तो 24 आ गया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 5 के क्यूब में से, 5 का क्यूब क्या होता है 125 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 120। ठीक है, 120। तो 120 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास कि किसी महीने का जो चौथा दिन है, 4th डे है, वो है फ्राइडे। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। 25वें दिन के बाद तीसरा दिन का मतलब क्या है कि 25 तारीख है, उसके बाद 3 दिन और, मतलब कि 28 तारीख को क्या होगा। तो इसमें बोला है कि 4 तारीख को आपका क्या है, 4 तारीख को आपका है फ्राइडे। तो 4 तारीख को, 4th जो चौथा दिन है उस दिन है फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे है। हमें बताना है कि 28 तारीख को क्या होगा, 28 तारीख को कौन सा डे होगा। क्लियर है। चल, तो कैसे पहुंचेंगे 28 तारीख तक। आप कहेंगे हम जानते हैं कि यदि आज फ्राइडे है तो आज के 7 दिन बाद फिर से फ्राइडे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। हर 7 दिन के बाद एक सेम डे आता है, क्योंकि हमारा हफ्ता ही कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो हम बोलेंगे 7 में 4 में 7 जोड़ेंगे तो आप क्या आएंगे 11। तो 11 तारीख को क्या होगा, फिर से फ्राइडे होगा, फिर से फ्राइडे होगा। 11 के बाद कितने को होगा, 18 को फ्राइडे होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। 18 के बाद आप कहेंगे 25 को फ्राइडे होगा, 25 को फ्राइडे होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब 25 से हमें कब तक जाना, 28 तक। तो आप जानते हैं कि 26 को क्या होगा, 25 को यदि फ्राइडे है तो 26 को सैटरडे। 27 को क्या होगा, आप कहेंगे संडे, संडे। तो 28 को क्या आ जाएगा आपका, 28 को आ जाएगा आपका मंडे। तो मंडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मंडे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन निकालना था। अभी MP पुलिस 2025 के अंदर ही पूछा गया। रिसेंट में जो भी क्वेश्चन मैंने इस सीरीज के अंदर लिए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2025 में जितनी भी ESB के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनके टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए, और इसके अलावा SSC, रेलवे, मतलब कि UPSI। तो मैंने क्या किया, मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, तो हमारे कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। तो 25-25 क्वेश्चन की हमने ये क्या किया, मॉक टेस्ट तैयार किए, क्योंकि हमें पता है कि मैथ रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किससे कितने आएंगे। तो दोनों को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25-25 के। ठीक, तो OP सर आपको मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस की क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या अपना। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 संख्या दी गई जो एक निश्चित तरीके से, मतलब कि इनके बीच में कोई रिलेशन, वही एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका। देखो इससे ये संख्या कैसे बनी, उसी प्रकार हमें आगे इस संख्या बनानी। क्लियर। अब आप देखना कि 40,000, 62,000, तो हम जानते हैं यदि हम 21 का भी यदि क्यूब बताएं तो 9261 होता है क्यूब। तो ये तो बहुत बड़ा है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है, उनके बीच में डिफरेंस चेक करना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बड़ी संख्या क्या आप कहेंगे 62,543, उसके बाद छोटी क्या आपके सामने 40,321।
तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करो। 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएंगे 2, 5 में 3 जाएंगे 2, 2 और ये भी 2। तो आप सभी में देख पा रहे हो कि 2 2 का मतलब कि 22,222 का डिफरेंस है। मतलब कि हमें देखना कि एक समान संख्या है जिससे इस आगे की संख्या को बनाया गया है। यदि 6 में 2 जोड़ दें, 2 में 2 जोड़ दें, 5 में 2 जोड़ दें, 4 में 2 जोड़ दें, 3 में 2 जोड़ दें, तो आपके सामने ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करें, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 3 5, 2 2 4 और 2 1 3। इस तरह आपकी ये संख्या बन रही है। क्लियर है भाई? चल, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, सेम तरीका आपको अपनाना है कि सब में आप ऐसा करो 2 2 ऐड कर दो। मतलब कि इसमें 2 ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा 7, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा 8। तो मैं इसको ऐसे लिखा के बताता हूँ आपको और क्लियर होगा। देखो 5 6 1 2 और 0। तो इंडिविजुअल संख्या में आप 2 ऐड करो। देखो यहाँ पर 2 ऐड करना है, यहाँ भी 2 ऐड करना है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब ये क्या बनेगा, आप कहेंगे 2 2 7 हो गया। तो 7 से हमारा तीनों 8 3 4 और 2, ये आपका बनेगा 7 8 3 4 2, 7 8 3 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये हमारे सामने एक डायग्राम दिया है और जो ट्रायंगल है आपका वो फ्रांसीसी स्पीकर्स को दर्शाता है। जो आपका रेक्टेंगल है वो हिंदी वक्ता मतलब हिंदी स्पीकर्स को दर्शाता है। सर्कल आपका जर्मन को और स्क्वायर आपको अंग्रेजी वक्ताओं को दर्शाता है। इसमें पूछा है कि जर्मन और फ्रांसीसी वक्ताओं के बारे में कितने व्यक्ति हैं जो जर्मन और फ्रांसीसी हैं। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से समझना। जर्मन और फ्रांसीसी चाहिए, जर्मन और फ्रांसीसी मतलब कि फ्रांसीसी ट्रायंगल और जर्मन आपका सर्कल। तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच आना चाहिए, ट्रायंगल और सर्कल के बीच आना चाहिए। आप बोलेंगे ये 7 ट्रायंगल के बीच में, सर्कल में नहीं आया है। और 10 को देखना, 10 आप कहेंगे सर्कल में भी है ट्रायंगल में भी है। 4 आपका स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर में आ गया मतलब कि अंग्रेजी वक्ताओं के बारे में नहीं पूछा गया। 1 को देखना कि आपको ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और रेक्टेंगल में भी, मतलब कि सभी की बात होगी। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए जर्मन और फ्रांसीसी। तो 10 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों चीज़ों को दर्शाते हैं। क्लियर भाई? तो ये ऑप्शन आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक परिवार में एम के 2 बेटे हैं। तो हम जो भी मेल होते हैं उनको प्लस से डिनोट करते हैं, जो भी फीमेल होती हैं उनको माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई? और जैसे कि पिताजी है, पिताजी को ऊपर लिखेंगे, दादाजी को उससे ऊपर लिखेंगे, बेटाओं को नीचे लिखेंगे। ये हमारा तरीका चलता है। देखिए एम एक पर्सन है जिसके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे कौन कौन है, एक फी है और एक एस है। दोनों बेटे हैं, इसका मतलब दोनों क्या मेल है, दोनों क्या है मेल है। ठीक है भाई? एस की शादी आर से हुई है। एस की शादी किससे हुई है, आर से हुई है। तो हमने क्या किया, डबल एरो को साइन किया और यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, क्योंकि यदि एस एक व्यक्ति है मतलब लड़का है तो उसकी शादी किसी से हुई है तो वो जरूर फीमेल ही होगी। ओके, आगे क्या बोला, टी एम का इकलौता पोता है। टी एम का इकलौता पोता, एम का इकलौता पोता कब होगा, जब इनका कोई बच्चा होगा। इनका बच्चा कौन है, इनका बच्चा है आपका टी। तो टी इनका पोता है, तो ये प्लस को डिनोट कर दिया। आगे बोला है कि तू बताएं पी का आर से रिलेशन क्या है। ये आपके सामने पी है और ये आपके सामने आर है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, मतलब कि आर की तरह से देखा जाए तो पी आर का कौन है, पी आर का कौन है। आप कहेंगे ये इसका भाई है और ये इसकी भाभी है, मतलब कि आर का क्या हुआ, देवर हो गया। आर का क्या हो गया, देवर हो गया। ब्रदर इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके ईएस भी पूछता है। तो एमपीएसआई जब आप देने जा रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभी रिसेंट में जो भी आपके एग्जाम हुए उनके एनालिटिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। तो ये सीरीज विश्वास मानिएगा, इसके अंदर आपका पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, पूरा रीजनिंग। चलिए आपके सामने स्टेटमेंट किया दिया, आपके सामने कथन दिया है कि सरकार ने जनसंख्या में मोटापे और मधुमेह की बढ़ती दरों से निपटने के लिए शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर एक नया कर लागू करने का निर्णय किया है। कि शर्करा
से युक्त जो भी है शुगर, तो उनको रोकने के लिए, उनकी दरों से निपटने के लिए पेय पदार्थों पर एक नया कानून एक लागू किया, ठीक है उन्होंने। अब आगे क्या बोला कि शर्करा युक्त पेय पदार्थों का सेवन मोटापे और मधुमेह का एक महत्वपूर्ण कारण है। बिल्कुल सही बात है, आगे यही चीज तो बोली है, मोटापे और मधुमेह की बढ़ती हुई दरों के लिए तो अपने शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर एक नया लागू किया है, तो ये तो बिल्कुल बात सही होगी। जैसा स्टेटमेंट में दिया है वैसा ही काम हो रहा है। आपको क्या करना है, जैसा स्टेटमेंट में दिया है ना बस उतना ही दिमाग चलाओ, एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में यही तो होता है, बच्चे क्या करते हैं खुद का दिमाग लगाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग क्या होगा। नहीं भाई, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्लियर है? चल, दूसरे में क्या बोला है कि शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर कर लगाने से उनकी खपत में कमी होगी। बिल्कुल, कमी को कम करने के लिए तो उन्होंने लागू एक नया कानून बना रहे हैं, टैक्स चालू किया। बिल्कुल सही बात है, यदि टैक्स लग जाएगा तो चीज़ें ऑलरेडी कम हो जाएंगी। कोई चीज़ महंगाई बढ़ जाए तो अपन जानते हैं कि सभी चीज़ें क्या होती है, कम होने लगती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी नियत हो जाएंगी। तो बोथ ए एंड वी आर इम्प्लिसिट, तो दोनों ही क्या है आपके नियत है। चलिए आगे बढ़िएगा, ये आपके सामने फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका जो रिलेशन है इसके साथ है, भाई रिलेशन आपको आगे बनाना है। तो देखिएगा किस तरह ये रिलेशन बनना है। आप कहेंगे ये आपके सामने क्या है, षटभुज है, षटभुज के बाद सर्किल, सर्किल के बाद ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या हुआ आपने देखा, षटभुज अंदर चला गया, ट्रायंगल ऊपर आ गया, उसके ऊपर सर्किल आ गया। हालांकि उल्टा हो गया भाई, कि जो चीज़ बाहर थी वो अंदर चली गई, जो अंदर वाली चीज़ बाहर आ गई। तो यहाँ भी क्या होगा, जो स्क्वायर है वो अंदर जाएगा और जो आपके पंचभुज है वो ऊपर आ जाएगा। पंचभुज ऊपर किस किस में दिया, आप कहेंगे स्क्वायर है, सर्किल है, सर्किल है। एक ही हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर पंचभुज ऊपर है और जो स्क्वायर है आपका अंदर है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चल, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 4, 5, 6, 7। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पर, एक अंग्रेजी श्रृंखला है आपके, उसमें 13वें अक्षर के बाद दूसरा स्वर कौन सा होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं, जो आपके वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। 5 वोवेल्स कौन कौन से होते हैं आपके, वोवेल्स होते हैं 5, वो होते हैं आपके सामने ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके कितने होते हैं, 5 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, अब 13वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि सभी को पता होगा 13वें नंबर पर क्या होता है, एम होता है। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। तो 13 के बाद कौन सा स्वर आएगा, आप कहेंगे 14, 14 पे क्या आएगा एन, उसके बाद 15, 15 पे क्या आएगा ओ, ओ आएगा जो कि 15 पे, ये क्या है वोवेल है, ये क्या है आपका एक स्वर है, एक स्वर है। ठीक है भाई, अब हमें पहला नहीं चाहिए, उसके बाद दूसरा स्वर कौन सा होगा। पहला स्वर तो हमें पता चल गया ओ है, ओ के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे यू, क्या आएगा यू, तो यू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, ओ करके राइट आंसर आ जाते हैं, लेकिन ध्यान से समझना है, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 दिसंबर 2019 को बुधवार है, तो 25 दिसंबर 2032 को क्या होगा। अब यहाँ पे क्या किया, 25 दिसंबर मतलब डेट और महीना सेम दे दिया, तो हमें ईयर को लेके चलना है कि ईयर से हमें क्या निकलेगा। ठीक है, चल एक तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालो इसको, आप तो ऐसे ही कर लो, बात बदल जाएगी। देखो जब भी हम किसी एक नॉर्मल ईयर से दूसरी नॉर्मल ईयर पर सेम डेट पर जाते हैं तो एक ऑड डे होता है, एक विषम दिन आता है। और जब भी हम यदि आपके लीप ईयर में चले गए तो जो भी आपकी लीप ईयर होती है उसके अंदर कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। आप सभी जानते हैं ऑड डे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से डिवाइड करो तो कितना शेषफल बचेगा, आप कहेंगे 7 5 35, 7 दूनी 14, मतलब कि ये 15 हुए तो एक बच गए यहाँ पे, तो एक आपका ऑड डे हो जाएगा, एक आपका ऑड डे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है लीप ईयर में 366 दिन, तो ये यहाँ पे कितने ऑड डे निकलते हैं, 2 ऑड डे निकल के आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ऑड डे निकालना, विषम दिन निकालना। 366 इसलिए हो जाते हैं कि जो नॉर्मल ईयर होती है उसके अंदर 28 की फरवरी होती है, और जो आपकी लीप ईयर होती है उसके अंदर 29 की फरवरी होती है, तो वही एक दिन और ऐड हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 25 दिसंबर 2019, 25 दिसंबर 2019
25 दिसंबर 2019 से मुझे बताइए 25 दिसंबर 2020 पर जाने पर कितने और डे ऐड होंगे, कितने बनेंगे? आप कहेंगे 25 दिसंबर के बाद 5 दिन बाद 1 जनवरी आ जाएगी, 6 दिन बाद, तो आप कहेंगे 2020 लग जाएगी। तो 2020 आपकी क्या है? एक लीप ईयर है। 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसके अंदर 100% 29 फरवरी आएगी। आएगी कि नहीं है? आप कहेंगे आएगी। तो आएगी तो यहाँ पर 2 और डे ऐड हो जाएंगे। कितने विषम दिन निकलेंगे? 2। ठीक है। अब 2020 से 2021 पे जाएंगे तो आप कहेंगे तो नॉर्मल ईयर पर जाएंगे, तो इस समय 2021 की फरवरी आएगी, तो 1 22 पर, फिर से 1 23 पर, 1 24 पर, 2। तो 24 क्या है आपकी? 1 24 आपकी एक लीप ईयर है। तो 25 पर, 1 26 पर, 1 27 पर, 1 28 पर, 28 पर आ जाएगी आपकी 2। 28 पर 2 क्योंकि ये क्या है? एक आपकी लीप ईयर है। 29 पर, 1 30 पर, 1 31 पर, 1 और 32 पर आप कहेंगे 2। 32 पर 2 क्यों है? हम जानते हैं कि 32 क्या है आपकी? 25 दिसंबर 2032 तक जाना है। इसका मतलब कि हमें फरवरी को तो पार करना पड़ेगा। फरवरी को पार करेंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा? 2 आपके ऑड डे हो जाएंगे। अब देखिए इनको काउंट कीजिए कितने हैं? 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 70 मतलब कि 17 आपके ऑड डे निकल के आ गए। 17 आपके ऑड डे निकल के आ गए। बात समझ में है सभी को? अब 17 ऑड डे निकल के आ गए तो 17 को अपन 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 3 ऑड डे निकलेंगे आपके, 3 विषम दिन निकलेंगे आपके एक्चुअल में, क्योंकि 7 दिन बाद तो सेम डे आ जाता है। तो 3 विषम दिन निकलेंगे, मतलब कि आपको बुधवार में 3 दिन ऐड करने हैं। तो वेडनेसडे में जब मैं 3 दिन ऐड करूंगा, जब मैं वेडनेसडे में 3 दिन ऐड करूंगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सैटरडे। ठीक है भाई? तो सैटरडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िएगा। क्योंकि यदि ऑड डे ना हो ना तो अपना डे हमेशा सेम ही रहता है, तो ऑड डे के अकॉर्डिंग ही वो टाइम चेंज होता है। क्यों? हम जानते हैं कि 7 दिन के बाद सेम ही चीज आता है। जैसे कि मैंने बोला कि 7 दिन बोल दिया, 8 दिन बोल दिया, तो 8 दिन, जैसे कि आज मंडे है तो 7 दिन बाद फिर से मंडे होगा, तो जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम काउंट करते हैं कि 8 दिन बोला तो 1 दिन और ऐड कर दो तो मंगलवार हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हमने क्या किया, 17 निकल के आए। 17 में हम जानते हैं कि 7-7 के 2 जोड़े बन जाएंगे, तो वो सेम डे तो आपके वापस आ गए कि नहीं आए? तो उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, वो 3 दिन हमें आगे बढ़ाना है। 3 दिन हमें क्या करना है? आगे बढ़ाना है। आगे आपके सामने एक सीरीज का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अब इस तरह की सीरीज आप देख पा रहे हैं कि 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो ये चीज़ ना आपको देखते ही नजर आनी चाहिए कि हम जानते हैं कि ये सभी स्क्वायर हैं किसी ना किसी संख्या के, हैं कि नहीं है? आप कहेंगे 8 2 का 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8, 9, 10, आगे क्या आएगा? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि यही किसी बच्चे को समझ में ना आए कि ये क्या सिचुएशन बन रही है, उस समय उसके लिए गलत हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि ये स्क्वायर है किसी ना किसी के, तो आगे स्क्वायर आएगा। और आपको देखा जाए तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 2 स्क्वायर थे, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 के बाद 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोला है कि बड़े अक्षरों में स्वरों को उनके स्थान पर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और बड़े अक्षरों में व्यंजनों को उनके स्थान पर +4 किया जाता है। तो जो भी आपके स्वर होते हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आपके व्यंजन होते हैं उनको क्या करना है? 4 से प्लस करना है। आप कहेंगे यहाँ पर 1 एक आपका स्वर है, बाकी सब व्यंजन है, तो ए को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम जानते हैं कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एफ क्या आपका एक विषम है, सॉरी व्यंजन है, तो इसमें क्या करना है? 4 ऐड करना है। तो हम जानते हैं एफ कितने पे होता है? 6 में 4 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 10 आ जाएगा। के क्या होता है? 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आपका 2, 10, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर है भाई? तो हमें पता होना चाहिए कि इनका एक्चुअल मतलब क्या है। होने में बहुत ईजी है, दिखने में
मतलब कि जब इनको सॉल्व किया जाए तो बहुत ईजी है, लेकिन जब कोई बच्चा कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन आता है ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें उसी चीज़ से बचना है। चलिए आगे बढ़िएगा। इसमें क्या होगा, 5 दोस्त हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो 5 दोस्तों को बैठाते हैं सबसे पहले। ये मैंने आपके सामने एक लाइन कीजिए, कितने व्यक्तियों को बैठाना, 5 व्यक्तियों को बैठाना, ठीक है। रवि दाएं छोर पर बैठा है, यदि सभी का फेस नॉर्थ की साइड है, यहाँ पे एक क्लियर नहीं किया है कि उनका फेस नॉर्थ या साउथ है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, नॉर्थ में बिठा दो साहब, क्लियर बात। तो ये सभी का फेस क्या है, नॉर्थ की साइड है, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 और 4 और 5। इसमें क्या बोला कि रवि दाएं छोर पर बैठा है, ये सभी जानते हैं, आप लेफ्ट है, ये आपका राइट है। दाएं छोर पर कौन बैठा है, रवि, तो रवि को हम यहां बैठा देते हैं, रवि को हमने यहां पर बैठाया, ओके। सेम बीच में बैठा है रिया, सॉरी आगे के बाद रवि दाएं छोर पर बैठा है, सेम बीच में बैठा है, सेम बीच में बैठा है, इसका मतलब कि सेम यहां पर होगा, सेम आपका यहां पर होगा, ठीक है। तो सेम को मैं एस एम से डिनोट करता हूं। रिया पूजा और सेम के बीच में, पूजा और सेम के बीच में मतलब कि रिया, इसको बोलो रिया यहां पे, ठीक है, ये रिया है। सेम और किसके बीच में, पूजा के बीच में, तो पूजा को यहां बैठा दो, क्योंकि यहां तो नहीं बैठा सकते रिया को, उधर क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिया को यहां बैठाना पड़ेगा, पूजा को यहां बैठाना पड़ेगा। सूरी सेम के दाएं, सूरी सेम के दाएं मतलब कि सूरी यहां पर होगी, सूरी आपकी यहां होगी, क्यों, सेम के दाएं, तो सेम के बीच में बैठा, मतलब सेम किस किस के बीच में बैठा है, आप कहें रिया और सूरी, रिया और सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो सेम इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक देखना, अब आपके सामने ये सीरीज है, ये ब्लैंक दिया, हाँ वहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है, तो हम देख पाएंगे यहाँ से डायरेक्ट जाने पर हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसा कीजिए, जो आगे आपके सामने दिए हैं उनको चेक कीजिए। आप कहेंगे जब हम आर से बी पर जाएंगे तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आर आता है 18 पर और बी आता है आपका 22 पर, और बी से जेड पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे 4 फिर से ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि 22 से 26 पे जाएंगे तो 4 ऐड किया, वही काम यहाँ पर करो। जे में आपको 4 ऐड करना है, जे में आपको 4 ऐड करना है, मतलब कि जे आपका 10 पे 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 14 14 पे क्या आता है, एन आएगा, तो एन तो आपका आएगा, एन आएगा तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। बात समझ में इतनी क्लियर है। आगे देखना क्या हो गया भाई, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जेड से सी पर जाओ, जेड से सी पर जाने पर कितने ऐड करेंगे, आप कहेंगे जेड हमारा आता है 26 पर और सी आता है हमारा 3 पर, तो 26 में 3 ऐड करो, 26 में 3 ऐड कर दो, क्योंकि 26 के बाद तो सीधा ए आ जाता है ना, कि नहीं आता, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाता, तो 3 ऐड हुए यहाँ पर, कितना हुआ, +3 हुआ, +10 हुआ। यहाँ भी आप कहेंगे 3 से सी से एफ पर जाएंगे तो 3 ऐड होंगे, मतलब कि 20 में आपको 3 ऐड करना है, मतलब 20 से 23, 23 पर क्या है डब्लू, तो एन डब्ल्यू आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा, देखो बाय से ए पर जाओ, बाय आपका कितने पे आता है 25, 25 से एज पे जाओ, ए को हम मान लो 27, तो आप कहेंगे 2 ऐड किया, कितना ऐड किया 2, तो क्या आगे भी 2 ऐड हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, 2 ऐड करना पड़ेगा। यू आता है 21, 21 पे से 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, तो 23 आपका डब्लू, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एन डब्ल्यू डब्ल्यू आपका यहाँ पर आने वाला है, क्लियर है, बात समझ में सभी को, तो एन डब्ल्यू डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमें बताना ऑड वन आउट, किन में से कौन सा विषम है, मतलब कि सबसे अलग है। आप कहेंगे आयत, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, क्लियर है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज में 4 होती हैं, समचतुर्भुज में 4 होती हैं, तो ये ट्रायंगल कहाँ से आ गया भाई, ट्रायंगल में तो 3 होती हैं, ये सभी में 4 होती हैं, तो चारों ये सेम है, ट्रायंगल आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखो क्या दिया है, हमें बताना है इसके स्थान पर क्या होगा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो हमें इनको एक या तो आप रो के फॉर्म में सॉल्व कीजिए या फिर कॉलम के फॉर्म में
सॉल्व कीजिए। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कॉलम और रो। तो हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह सॉल्व हो रहा है। आप देखना कि आप हमेशा ऐसा करना कि छोटे नंबर से हमेशा बड़े नंबर पर जाने की कोशिश किया करो, बहुत आसान होता है। हम देखेंगे 28 कैसे आएगा। 28 कैसे आएगा, यदि हम फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई करो तो आप कहेंगे 7 चौक 28 होता है। क्या आगे भी यही चीज़ हो रही है? आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा, तो 15 3 45। इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो आप कहेंगे 10 तो आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए बी सी यहाँ है, ए बी सी यहाँ भी, तो ए और बी तो मिल गए, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो 10 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो आगे बढ़िएगा। ये आपके सामने वेन डायग्राम एक दिया है, आपको बताना 25 कुत्ते और शेरों का क्या वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो कौन सा फिगर इनमें से बनेगा? आप सभी जानते हैं 25 हमारे अलग हैं, कुत्ते आपके अलग हैं और शेर भी आपके अलग हैं। यदि जानवर बोल देता तो अपन उनके अंदर बोल सकते थे कि कुत्ते और शेर आ जाएंगे, और पक्षियों में बोल दे। यदि यहाँ पर होता तोता तो हम जानते हैं पक्षियों के अंदर ही आता है तोता। तो इस कंडीशन में तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो 3 आपके सर्कल बनेंगे। 3 सर्कल बनेंगे तो आपका एक नंबर सही हो जाएगा। नंबर 1 सही होगा आपका। नंबर 1 किस पे दिया? आप कहेंगे ए ऑप्शन पे दिया, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में सभी को? चलिए आगे देखिए कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, हमें काउंट करके बताना। तो इसमें काउंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहे होंगे। 6 ट्रायंगल तो आपको सीधे सीधे नजर आए होंगे। उसके अलावा कौन सा ट्रायंगल बनेगा आप देखना, एक ये बड़े वाला बनेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा एक आपका ये उल्टा बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, तो इतने इसके अंदर ट्रायंगल बनेंगे, तो मतलब कि 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे आपके, तो टोटल हो जाएंगे 8। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ये आपके सामने मैथमेटिकल्स का दिया है। हम जानते हैं कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, बोर्ड मास से सॉल्व करना है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? BO, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऑफ सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको इस तरह इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है भाई, तो ये इनका तरीका होता है, सॉल्व करने का ऑर्डर होता है, क्रम होता है इनका। उम्मीद करता हूँ इतनी बात सभी को पता होगी। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला है कि मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई के स्थान पर आपको माइनस रखना है। प्लस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो, तो प्लस के स्थान पर आपको डिवाइड रखना है, तो प्लस ये, इसको डिवाइड रखो। माइनस को आपको प्लस रखना है, और मल्टीप्लाई को आपको माइनस रखना है, डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई रखना है, प्लस को आपको डिवाइड रखना है, और मल्टीप्लाई को आपको माइनस रखना है। ये मैंने इनके साइन चेंज कर दी। अब आपको सॉल्व करना है। देखो मैंने बोला सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हम देख पा रहे हैं कि ये मजला, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद जो करली ब्रैकेट होता है मजला ब्रैकेट उसको सॉल्व करना, उसके बाद जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट आपके सामने ई है और एक ही है, इनको सॉल्व करो। 24 और 12 कितना होगा? 36 हो गए, माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 36 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 में से 4 जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 32। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि 40, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद हमने देखा कि ये छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 36 निकल के आया, ये छोटे वाले को सॉल्व किया तो आप कहेंगे 4, और 34 में से 4 जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 32। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड के बाद इसको सॉल्व करो, 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, ये निकल के आ गया। चलिए 40 डिवाइड 32 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? 4, 8 चौक 32। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 10। तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आएगी। आगे देखिएगा, एक घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगल हमें बताना है कि उनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने आपको इसको एक बार और करा दिया, आज फिर से एक क्वेश्चन लिया मैंने सेम, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो जब भी आपको कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल निकालना, तो एंगल निकालने के लिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। ये चीज़ मॉड के अंदर मैंने इसलिए लिखी कि आपको हमेशा क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है, मतलब कि हमें नेगेटिव में आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए। ठीक है, चलो। तो मिनट के स्थान पर कितना है मिनट है, आप कहेंगे मिनट है आपके 35 माइनस 30 इंटू एच, एच यानी हावर्स, कितने हावर्स हैं 7। इसको सॉल्व कर देखो, 11×5 = 55, 5 11 33, 5 38 अपन 2 माइनस 210। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 210। तो मैंने बोला आपको क्या करना है, प्लस वाली जो भी संख्या आपकी बड़ी है उसमें से माइनस करो। आप 210 में से 192.5 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे 0.5, 9 में से 2 गए तो 7, 10 में से 2 गए तो 10 में से 9 गए तो 1, तो 17.5 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 17.5 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा इसके अंदर 20 क्वेश्चन लिया हमने ना, चलो कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन का ये सेट लिया था हमने। इसमें बताया कि 5 बैग वस्तुएं, किताब, बल्ला, पेंसिल, शीट्स, बैग एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, किताब बल्ले से 3 स्थान ऊपर है, बैग से 4 स्थान ऊपर है, पेंसिल 5 वस्तुएं, तो 5 आपको नंबर लिख लो, सीधा पता चल जाएगा अपने आप, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हमने स्थान लिख दिए। इसमें क्या बोला है कि किताब बल्ले से 3 स्थान ऊपर और बैग से 4 स्थान। यदि बैग से 4 स्थान ऊपर है, मतलब कि बैग से 4 स्थान ऊपर है, मतलब कि बुक आपकी यहीं होंगी, बुक आपकी यहीं होंगी और आपका बैग आपका नीचे होगा। तभी तो आप बोल सकते हो 4 स्थान ऊपर है, बोल सकते नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। और दूसरी चीज क्या बोली गई थी कि बल्ले से, बैट से 3 स्थान ऊपर है, तो बैट आपका 2 नंबर पर होगा 100%। आगे क्या बोला कि पेंसिल सीट से ऊपर है, मतलब कि पेंसिल को आपको यहां पर रखना है और सीट को आपको यहां पर रखना है। तो कौन सी वस्तु शीर्ष से, मतलब ऊपर से चौथे स्थान, ऊपर से चौथे, 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर क्या है, बैट। तो बैट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को। चलिए, तो आज का मॉक हमारा ये रहा। तो आपको कैसा लगा, यदि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इस तरह का मॉक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी हम लगभग कोशिश करेंगे कि आपका मेंस का एग्जाम हो, तब तक मैक्सिमम जितने मॉक हो सकें वो आपको मैं सॉल्व करा दूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।